तो आज के क्लास में मैं सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन आप नोट करो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट द अमाउंट वाटर calculate the amount of water by which calculate the amount of water by which 50 milliliter of a solution calculate the amount of water by which 50 milliliter of a solution 50 milliliter of a solution having concentration 20% weight by volume having concentration 20% weight by volume and density 2 gram per milliliter and density 2 gram per milliliter and density 2 gram per milliliter should be diluted should be diluted to obtain a solution to obtain a solution of concentration 7.5% weight by volume 7.5% weight by volume. टाइम क्यों लग रहा है भाई? थर्टी 34 मिलीलीटर, ये गलत है। 31.25 मिलीलीटर भी गलत है।
चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो 20% वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, मतलब 20 ग्राम इन 100 मिलीलीटर है। तो अगर 20 ग्राम इन 100 मिलीलीटर है तो 50 मिलीलीटर में कितना ग्राम होगा? 10 ग्राम। अब वही 10 ग्राम हमें ये 7.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन से चाहिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई 100, 50 मल्टी, ये 37.5 भी गलत है। 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई 100, 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई 100, ये मास एब्सोल्यूट हो गया। यही हमें दूसरे सोल्यूशन से भी चाहिए, इज इक्वल टू, मान लो वो 50 मिलीलीटर जो है उसमें V मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा वो V प्लस 50 होगा। V प्लस 50 इंटू 7.5 बाई 100। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन से अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होता। तो पहले वाले सोल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा दूसरे वाले सोल्यूशन में भी उतना ही अमाउंट ऑफ सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो गया? 20 बाई 100 इंटू 50, और इतना ही अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें दूसरे वाले सोल्यूशन से भी चाहिए। तो नेचुरल सी बात है कि पहले आप देखो 20 ग्राम पर 100 मिलीलीटर था और बाद में हमें 7.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर चाहिए, तो नेचुरल सी बात है बाद वाला सोल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट है तो इसका मतलब सॉल्वेंट हमें ऐड करना पड़ा होगा, तो इसलिए बाद वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम 50 मिलीलीटर प्लस V मिलीलीटर होना चाहिए। यही V जो आएगा वही आंसर होगा। तो अब आप यहां से देखो, तो 50 इंटू 20 बाई 100, तो 100 कैंसिल हो गया, तो आप ये लिख सकते हो V प्लस 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 7.5। ठीक है, तो ये आ गया 1.5 और ये आ गया 4। इसको अगर आप फर्दर 5 से कैंसिल करो तो 10.3, तो ये 400 बाई 3 आ गया। 400 बाई 3 133.33 मिलीलीटर। तो V इज इक्वल टू 133.33 माइनस 50, 83.33 मिलीलीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो 83.33 मिलीलीटर आंसर होना चाहिए। आया समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which are the following options? Which are the following options does not represent? Which of the following options does not represent? Which of the following options does not represent concentration of semi-molal aqueous solution of NaOH, semi-molal aqueous solution of NaOH having density ये सोल्यूशन की डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, हैविंग डेंसिटी 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। ए, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/2 मोल पर लीटर। बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is equal to 9/1
1009. C, percentage weight by weight, percentage strength by mass 10%. D, percentage strength weight by volume 2%. Does not represent concentration of semi-molar aqueous solution. मतलब एक तरीके से आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है. सी होना चाहिए. बाकी सब सही है. चलो चेक कर लेते हैं. हमें पता है मोलालिटी is equal to 1000 into molarity upon 1000 into density minus molarity into molecular mass of solute. मोलालिटी गिवन है सेमी मोलल यानी कि 1/2 मोलल. 1/2 is equal to 1000 into molarity upon 1000 into density minus molarity नहीं तो यही नहीं ले सकते ना. यही नहीं ले सकते. NaOH का मॉलिक्यूलर मास अगर देखे तो 40.
तो हमें यहाँ पे मोलारिटी निकालनी है, तो 2000 m इज इक्वल टू 1020 माइनस 40 m। इसको इधर ले गए, 2040 m इज इक्वल टू 1020, बराबर ही तो आ रहा है। m इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर आ गया, एग्जैक्टली आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली नहीं। तो ये तो मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोलालिटी पता है, तो हमने आपको ये रिजल्ट बताया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख सकते हो, इज इक्वल टू मोलालिटी 0.5 MMB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 MMB अपॉन 1000, ये होता है। तो फिर यहां से आप लिख सकते हो 1000x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x, तो माइनस 9x को इधर ले आए, तो यहां से x वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1009x, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 1009, 9 अपॉन 1009, ये भी सही आ रहा है। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास को अगर कंसीडर करें, तो मोलारिटी 0.5 इज इक्वल टू x परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास होता है, इंटू डेंसिटी 1.02 इंटू 10, x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये होता है। तो यहां से आप x वैल्यू निकालोगे, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया 20 अपॉन 10.2, 20 अपॉन 10.2, ये x वैल्यू आ रही है, तो ये लेस देन 2% आ रहा है, लेस देन 2%, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर हम परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम को कंसीडर करें, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम और मोलारिटी में रिलेशनशिप होती है, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से अगर आप देखो, तो ये आ गया x प्राइम इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2% वेट बाय वॉल्यूम, तो ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्लियर हुआ सबको? ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट मतलब यहां पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, persons are medically considered persons are medically considered persons are medically considered to have persons are medically considered to have lead poisoning. Persons are medically considered to have lead poisoning if they have a concentration if they have a concentration greater than 10 microgram of lead per deciliter of blood, 10 microgram of lead per deciliter of blood। लिखो, calculate
दिस कंसंट्रेशन, या इसको ऐसे लिखो, कैलकुलेट दिस कंसंट्रेशन वैल्यू, कैलकुलेट दिस कंसंट्रेशन वैल्यू in parts per billion, calculate this concentration value in parts per billion, assuming density of blood, assuming density of blood is equal to 1 gram per centimeter cube, 1 gram per centimeter cube. अगर डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो आप कुछ भी ले लो, वेट बाय वेट ले लो या वेट बाय वॉल्यूम ले लो, वैल्यू सेम आएगी। हंड्रेड पीपीबी, लावण्या सही आंसर है बेटा। 100 पीपीबी सही आंसर है। पीपीबी क्या होता है? वेट फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 9, वेट फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 9, ठीक है। पीपीएम होता है 10 into 10 power 6, यहाँ पे पीपीबी की बात कर रहे हैं, तो वेट फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंटू 10 पावर 9 है। अब पीपीबी हमें निकालना है। वेट फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम यानी कि 10 into 10 to the power -6 ग्राम, 10 into 10 power -6 ग्राम प्रेजेंट इन 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर मतलब 0.1 लीटर, ठीक है। तो 0.1 लीटर का मतलब 100 मिलीलीटर हो गया। 100 मिलीलीटर मतलब 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम इंटू 10 to the power 9। ध्यान देना, ये मास ऑफ सल्यूट हो गया और ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। ये मास ऑफ सल्यूट हो गया और ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। जो मास ऑफ सोल्यूशन है वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी होगा, बिकॉज डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को हमने ग्राम में लिया है, इंटू 10 to the power 9। तो बस यहां से आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 10 into 10 to the power -8
इंटू 10⁹ तो ये 100 ppb आ गया। क्लियर है सबको? 100 ppb आ रहा है, ये सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट in ppm weight by weight, ppm by mass, the concentration of pollutant in ppm weight by weight that has been measured at 450 milligram 450 milligram per 150 kg of sample is, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन ppm by mass that has been measured at 450 milligram per 150 kg of sample is, सॉल्व करो। ppm, ppm सही आंसर है। तो ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, तो 450 इंटू 10⁻³ अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, तो 150 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो 150, तो ये 3 आ गया और 10⁻³ ऊपर गया, 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁶ 1 हो गया, तो 3 ppm जो है ये आंसर होगा। क्लियर है ना? अरे समझ में आया? निर्मल, तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है बेटा। निर्मल, बीच बीच में ना तुम्हें जगाना पड़ता है। हाँ भाई त्रिपाठी जी, आपको समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो pH ऑफ 0.1 मोलर
pH of 0.1 molar monobasic acid, pH of 0.1 molar monobasic acid is found to be 2. pH of 0.1 molar monobasic acid is found to be 2. Calculate its osmotic pressure. Calculate its osmotic pressure at a given temperature. At a given temperature T Kelvin. टेम्परेचर T केल्विन पे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? .1 RT ना, गलत है। 0.11 RT is correct answer. 0.11 RT ये सही आंसर है। देखो यहाँ पे pH जो है वो 2 गिवन है, तो अगर pH वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा होता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा, तो फिर यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड 0.1, तो ये 0.1 आ गया अल्फा। ठीक है, अल्फा 0.1 आ गया। अब आप देखो मोनोबेसिक एसिड है यानी कि Ha है, ये जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव और A नेगेटिव फॉर्म करेगा। अगर T इज इक्वल टू 0 पे हमने इसका 1 मोल लिया है और इनके 0 इक्विलिब्रियम पे अगर इसका 1 माइनस अल्फा है, इनका अल्फा, इसका भी अल्फा, तो टोटल जो है वो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो आई वैल्यू अगर हम देखें तो आई वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस अल्फा आएगी और अल्फा जो है वो 0.1 है, तो ये आ जाएगा 1.1। आई इज इक्वल टू 1.1। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT। ICRT, आई वैल्यू 1.1 है, C वैल्यू 0.1 इंटू RT, तो ये आ जाएगा 0.11 RT। 0.11 RT, तो ये फाइनल आंसर होगा। आया समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A 0.004 molar
a 0.004 molar solution of sodium sulfate, solution of sodium sulfate, a 0.004 molar solution of sodium sulfate is isotonic with, is isotonic with, is isotonic with 0.01 molar, 0.01 molar solution of glucose, solution of glucose, solution of glucose at same temperature, at same temperature. Calculate, calculate the apparent, calculate the apparent percentage dissociation, calculate the apparent percentage dissociation, calculate the apparent percentage dissociation of sodium sulfate. Calculate the apparent percentage dissociation of sodium sulfate. Apparent percentage dissociation of sodium sulfate, ये निकालना है. %75. हाँ, ये सही आंसर है. देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हैं, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पाई Na2SO4 इज इक्वल टू पाई ग्लूकोज, क्योंकि दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है. तो पाई Na2SO4 ये हो जाएगा ICRT, I इंटू C1RT, ऐसा बोल सकते हो. और पाई ग्लूकोज, ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो C2RT हो जाएगा, C2RT. RT RT कैंसिल हो गया, तो I इंटू C1 इज इक्वल टू C2. तो I मल्टीप्लाइड बाई C1, C1 है 0.004 इज इक्वल टू C2 0.01. यहां से अगर आप देखो तो I वैल्यू 0.01 अपॉन 0.004 ये आ जाएगा. तो ये 10 अपॉन 4 आ जाएगा, 2.5. I इज इक्वल टू 2.5. अब देखो I 2.5 आ गया, तो Na2SO4 को अगर हम कंसिडर करें तो ये डिसोसिएट करके 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव फॉर्म करता है. 1 0 0, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा, यानी कि अगर आप देखो तो 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.5, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा. तो अल्फा 0.75 है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन 75%. क्लियर है बेटा?
पीयूष, यस सर। अरे यस सर, कोई रिस्पांस रिस्पांस दिख नहीं रहा है ना, कोई कोई आंसर आ रहा है तुम्हारी तरफ से। बैठ के सो रहे हो क्या? नो सर। और ईशा, तुम्हारा भी कोई रिस्पांस मैंने अब तक नहीं देखा। ईशा कश्यप, बेटा ये पैसे होकर के बैठने का टाइम नहीं है ये। अब नहीं एक्टिव होगे तो कब होगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो the Vanta factor for an infinitely dilute solution. The Vanta factor for an infinitely dilute solution. The Vanta factor for an infinitely dilute solution of sodium hydrogen sulfate is, बताओ क्या होगा? कितना टाइम लगाओगे? सब गलत हो। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेटा, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये जो HSO4 है ना, HSO4 ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। हाँ अब सही आया आंसर। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा, बनेगा क्या? Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो 1 0 0 0 और फिर ये 0 हो गया, तो 1 1 1। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रांग हो वीक हो, सबका 100% डिसोसिएशन होता है। तो पहले ये Na पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, फिर वो HSO4 नेगेटिव फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो I वैल्यू जो है वो 3/1 यानी कि 3 आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
Which one of the following pairs of aqueous solution? Which one of the following? Which one of the following pairs of aqueous solution? Which one of the following pairs of aqueous solution will not be isotonic? Will not be isotonic at same temperature? Which one of the following pairs of aqueous solution will not be isotonic at same temperature? Will not be isotonic at same temperature. First option, 1 molar NaCl and 2 molar urea. Second option, 1.5 molar AlCl3 and 2 molar Na2SO4. Third option, 2.5 molar KCl and 1 molar aluminum sulfate. 1 molar CaCl2 and 1 molar NaCl. देखो, इसका वांटा फैक्टर जो है सोडियम क्लोराइड का 2 है, तो I इंटू सी जो है इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि I इंटू सी 2 मोलर हो जाएगा, और इसके लिए वांटा फैक्टर 1 है। तो यहाँ भी I इंटू सी 2 है और यहाँ भी I इंटू सी 2 है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। इनका तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। नॉट आइसोटोनिक पूछा है, दे आर आइसोटोनिक, ठीक है, ये आइसोटोनिक है इसलिए ये नहीं होगा। अब आप बी ऑप्शन को देखो, तो यहाँ पे वांटा फैक्टर 3 है, यहाँ भी वांटा फैक्टर 3 है, नहीं यहाँ पे वांटा फैक्टर 4 है। Al3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव, तो वांटा फैक्टर 4 है, यहाँ पे वांटा फैक्टर 3 है, तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 4 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखो 3 इंटू 2 ये भी 6 आ रहा है, तो ये भी आइसोटोनिक होंगे। अब इसको देखो 2.5 मोलर KCl वांटा फैक्टर 2, तो 2 इंटू 2.5, और इसका वांटा फैक्टर अगर आप देखो तो 5 है, तो 1 इंटू 5, तो दोनों का 5 आ रहा है। एक मिनट, ये भी नहीं होगा, ये आइसोटोनिक है, हमें नॉट आइसोटोनिक चाहिए। अब डी ऑप्शन को देखो, इसका वांटा फैक्टर 3, तो I इंटू सी 1 इंटू 3, इसका वांटा फैक्टर 2, तो I इंटू सी 1 इंटू 2, तो यहाँ पे आप देखो ये I इंटू सी वैल्यू दोनों के लिए बराबर नहीं है, इसलिए ये आइसोटोनिक नहीं होंगे, इसलिए आंसर डी होना चाहिए। क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये I इंटू सी को यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। I इंटू सी को ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। अगर दो सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बराबर है तो आइसोटोनिक होंगे। टू सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोलैरिटी आर आइसोटोनिक विथ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एन एक्वस सॉल्यूशन
an aqueous solution of a protein, an aqueous solution of a protein, an aqueous solution of a protein has an osmotic pressure, has an osmotic pressure 3.8 millimeter of mercury, 3.8 millimeter of mercury at temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin. आगे लिखो, if concentration of protein, if concentration of protein, if concentration of protein is 1 upon 49.26% weight by volume, if concentration of protein is 1 upon 49.26% weight by volume, then calculate molecular mass of protein. Then calculate molecular mass of protein. ना, इनकरेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट है। गलत है, गलत है बेटा। सब लोग गलत आंसर कर रहे हो। आपने या तो वैल्यूज को पुट करने में गड़बड़ किया है। 1000 1000 सही आंसर है। निर्मल सही आंसर है बेटा। तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है। पाई इज इक्वल टू CRT, ये होता है। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन जो होगा, जैसे मोलारिटी होती है परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है। तो अब हम इसको पुट करेंगे तो पाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू आर टी। अब वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स प्राइम 1/49.26, ठीक है, इंटू 10 इंटू आर वैल्यू। आर वैल्यू जो है अगर हम लीटर एटमॉस्फेयर में कंसीडर करें तो 0.0821 होता है, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। ये R इंटू टी हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट Ma, ये आपको निकालना है, इज इक्वल टू पाई वैल्यू 3.8 अपॉन 760, 3.8 अपॉन 760। तो मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए, तो ये आप लिख सकते हो 3.8 अपॉन 760, तो 1 अपॉन क्या जाएगा 200, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 200 इंटू 0.821 इंटू 300, 82.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 49.26, 49.26, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सिक्सटीन पॉइंट फोर टू इंटू 5, 82.1, तो 200 इंटू 5,000 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये जो पहले जो लोग वैल्यू बता रहे थे, मुझे लग रहा है कि यूनिट कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन is a water soluble protein. Interferon is a water soluble protein. अगले को a solution prepared by dissolving, a solution prepared by dissolving 15 milligram, a solution prepared by dissolving 15 milligram of interferon, 15 milligram of interferon in 2.5 milliliter, in 2.5 milliliter of water. A solution prepared by dissolving 15 milligram of interferon in 2.5 milliliter of water exhibits an osmotic pressure, 5.8 millimeter of mercury.
5.8 millimeter mercury at 25 degree centigrade. At 25 degree centigrade, what is the molecular mass of interferon? What is the molecular mass of interferon? सही है। ठीक है, 19,200 सही आंसर। इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना चाहोगे भाई? थर्मोडायनेमिक्स। हम्म, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ही ले लेते हैं। ऑर्गेनिक भी करना है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट वाले चैप्टर्स करना चाहोगे या स्टार्टिंग वाले? लास्ट वाले करना चाहोगे मुझे लगता है। मैं समझता हूं आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन तक तो किया ही हुआ है लगभग। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, एल्कोहल एंड ईथर, यहां तक तो सबने किया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन भी आप में से ज्यादातर लोगों ने किया हुआ है। क्यों भाई लावण्या? एल्डिहाइड कीटोन किया हुआ है तुमने? उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, अमाइंस, नाइट्रो कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, फिर ये सब करना चाहोगे? चलो ठीक है, तो इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स को ले लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिनिश करने के बाद फिर ये जो लास्ट टॉपिक्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो यहां पे आप देखो, आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है।
पाई वैल्यू यहाँ पे 5.8/760 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। कंसंट्रेशन 15 मिलीग्राम 2.5 मिलीलीटर में है, तो 15 इंटू 10⁻³ ग्राम और 2.5 मिलीलीटर, ये मॉलिक्यूलर मास इसका MA, तो ये तो मोल ऑफ सोल्यूट हो गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2.5 मिलीलीटर में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया कंसंट्रेशन इनटू आर वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 298 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब 10⁻³ 10⁻³ तो कैंसिल हो गया, और 2.5 और इसको देखें तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट MA इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 इंटू 760 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 5.8 इसको आप सॉल्व कर लो तो यहां से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब अगर आप सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। ये इसको आप लिख सकते हो 8.3 इंटू 3 इंटू 760, अप्रोक्सीमेटली 8.3 इंटू 3 इंटू 760, तो ये कितना आ जाएगा 24.9 इंटू 760। हाँ ठीक है, तो 19,200 ये आना चाहिए, 19,200 के अप्रॉक्स। बाकी ऑप्शन अगर सामने रहता है तो थोड़ा आइडिया भी लग जाता है, एटलीस्ट पावर टर्म से भी आइडिया लग जाता है कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 30% सोल्यूशन, osmotic pressure of 30% solution of glucose, osmotic pressure of 30% solution of glucose, 30% solution of glucose is 1.2 atmosphere, 1.2 atmosphere, and that of 3.42% solution of cane sugar, is 2.5 atmosphere, 2.5 atmosphere। आगे लिखो the osmotic pressure of the mixture containing equal volume of the two solution will be, the osmotic pressure of the mixture containing equal volume of the two solution will be
कितना टाइम लगाओगे? वन 1.85 एटमॉस्फेयर इज करेक्ट आंसर. Osmotic pressure of mixture is equal to concentration of mixture into RT. Concentration of mixture, तो अगर आप देखो तो concentration of mixture into total volume 2V is equal to पहले वाले का concentration into पहले वाले का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले का कंसंट्रेशन इनटू दूसरे वाले का वॉल्यूम. तो यहां से अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर जो है वो C1 प्लस C2/2 आ रहा है. C1 प्लस C2/2. तो आप यहाँ पे अगर आप RT से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो C मिक्सचर RT इज इक्वल टू 1/2 इंटू C1 RT प्लस C2 RT. यानी कि यहां से अगर आप देखो तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू π1 प्लस π2/2 आ जाए. π1 प्लस π2/2 तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 1.85. आया समझ में सबको? इसका मतलब ये समझ लेना कि अगर दो सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशंस नोन है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर नोन है, अगर उनका इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करें तो मिक्सचर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का मीन होगा. दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का मीन होगा. लेकिन ये तभी होगा जब उनको इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे. अगर उनका इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का मीन होगा. अनइक्वल वॉल्यूम में अगर आप कंसीडर करते हो तो फिर आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट relative lowering in vapor pressure. Calculate relative lowering in vapor pressure. Calculate relative lowering in vapor pressure of an aqueous solution. Of an aqueous solution. Of an aqueous solution of calcium chloride. Of an aqueous solution of calcium chloride having 1 mole. Having 1 mole of calcium chloride. Having 1 mole of calcium chloride dissolved in 324 gram of water. 324 gram of water. If degree of dissociation
if degree of dissociation of calcium chloride is 60%, percentage dissociation 60% given. फ्रैक्शन में बताओ बेटा। ये सही आंसर है। 11/101। तो यहां पे आप देखो, पहले इसका वन टाइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो डिसोसिएशन रिएक्शन होगी CaCl2 प्लस एक्वस gives calcium ion plus 2 chloride ion, 1 0 0 1 minus alpha alpha 2 alpha। तो I is equal to 1 plus 2 alpha, अल्फा 0.6 है तो 1 plus 2 into 0.6 2.2 आ गया। I वैल्यू 2.2 आ गई यहाँ पे। अब I 2.2 आ गया तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट is equal to I into Na अपॉन I into Na प्लस Nb, ये होता है। तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाई Na 1, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट गिवन, डिवाइडेड बाई 2.2 into 1 प्लस Nb 324 अपॉन 18, ठीक है। तो ये आ गया 2.2 अपॉन 2.2 प्लस 18 20.2, 2.2 अपॉन 20.2 यानी कि 22 अपॉन 202 11 अपॉन 101, ये सही आंसर है। क्लियर है सबको?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। ये जमीन पे ही रखे हुए हैं, हवा में नहीं है, समझ लेना। फर्स्ट, सेकंड, 100 मिलीलीटर, 0.1 मोलर NaCl है इसके अंदर। इसके अंदर 100 मिलीलीटर प्योर वाटर। प्योर वाटर। आगे लिखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कंटेनर 1 and 2। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in container 1 and 2 at equilibrium are। volume of liquid in container 1 and 2 at equilibrium are। first option, 100 milliliter and 100 milliliter। second option, 200 milliliter, 0 milliliter। third option, 0 milliliter, 200 milliliter। fourth option, 110 milliliter, 90 milliliter। B option is correct। B option is correct। बेसिकली आप देखो यहाँ पे प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर अगर मान लो P2 है और इसका वेपर प्रेशर P1 है, तो नेचुरल सी बात है कि P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट डिसॉल्व है। तो जब सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो इसलिए सॉल्वेंट का ट्रांसफर होगा इस तरीके से, सेकेंड कंटेनर से फर्स्ट कंटेनर की तरफ सॉल्वेंट का ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि P2 वैल्यू P1 के बराबर नहीं हो जाती, और P2 वैल्यू P1 के बराबर कभी नहीं होगी, क्योंकि इधर प्योर वाटर है और इधर कुछ न कुछ सोल्यूट हमेशा डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसलिए क्या होगा, सारा का सारा सॉल्वेंट यहां से ट्रांसफर होकर के इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें कोई कुछ भी सॉल्वेंट नहीं होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये 100 मिलीलीटर इधर ऐड होकर के 200 मिलीलीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? सॉल्वेंट का ट्रांसफर हमेशा हायर वेपर प्रेशर रीजन से लोअर वेपर प्रेशर रीजन में होता है। ठीक है, तो मैं अभी एक क्लास और लूंगा इस पे, सोल्यूशन पे, और उसमें जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें जो आपने बोला था
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो पार्ट है, डिस्टिलेशन वाला जो पार्ट है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वाले जो केसेस हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास जो होगी उसमें जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है उनको कंप्लीट करें। ओके।